नमस्कार दोस्तों। आज हम सुहाग की साड़ी का भाग 2 कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था। ठीक, उसी दिन से गौरा के हृदय पर एक बोझ सा रहने लगा। वह दिल बहलाने के नाना उपाय करती, जलसों में भाग लेती, सैर करने जाती, मनोरंजक पुस्तकें पढ़ती, यहाँ तक कि कई बार नियम के विरुद्ध थिएटरों में भी गई। किसी प्रकार अमंगल कल्पना को शांत करना चाहती थी, पर यह आशंका एक मेघमंडल की भांति उसके हृदय पर छाई रहती थी। जब एक पूरा महीना गुजर गया और उसकी मानसिक वेदना दिनों दिन बढ़ती ही गई, तो कुंवर साहब ने उसे कुछ दिन के लिए अपने इलाके पर ले जाने का निश्चय किया। उनका मन उन्हें उनके आदर्श प्रेम का नित्य तिरस्कार किया करता था। वह अक्सर देहातों में प्रचार का काम करने जाया करते थे, पर अब अपने गांव से बाहर न जाते, या जाते तो संध्या तक जरूर लौट आते। वह बहुधा बुरे स्वप्न देखा करती। किसी अनिष्ट के काल्पनिक अस्तित्व की छाया उसे अपने चारों ओर मंडराती हुई प्रतीत होती थी। वह तो देहात में पड़ी हुई आशंकाओं की कठपुतली बनी हुई थी। इधर उसकी सुहाग की साड़ी स्वदेश प्रेम की बेदी पर भस्म होकर भभूत बन गई थी। दूसरे महीने के अंत में रतन सिंह उसे लेकर लौट आए। गौरा को वापस आए 3-4 दिन हो चुके थे, पर असवाब को संभालने और नित्य स्थान पर रहने में वह इतनी व्यस्त रही कि घर से बाहर न निकल सकी थी। कारण यह था कि केसर मेहरी उसके जाने के दूसरे दिन ही काम छोड़कर चली गई थी, और अभी उतनी चतुर दूसरी मेहरी न थी। कुंवर साहब का साइस राम टहल भी काम छोड़ गया था। बेचारे कोचवान को साइस का भी काम करना पड़ता था। संध्या का समय था। गौरा बरामदे में बैठी आसमान की ओर एकटक होकर ताक रही थी। चिंताग्रस्त प्राणियों का एकमात्र यही अवलंब है। सहसा रतन सिंह ने आकर कहा, चलो आज तुम्हें स्वदेशी बाजार की सैर करा लावें। यह मेरा ही प्रस्ताव था, पर 4 दिन यहाँ आए हो गए, उधर जाने का अवकाश ही ना मिला। गौरा, मेरा तो जाने को जी नहीं चाहता, यहीं बैठकर कुछ बातें करो। रतन, नहीं, चलो देख आवें, 1 घंटे में लौट आवेंगे। अंत में गौरा राजी हो गई। इधर महीनों से बाहर न निकली थी। आज उसे चारों तरफ एक विचित्र शोभा दिखाई दी। बाजार में कभी इतनी रौनक न थी। वह स्वदेशी बाजार में पहुंची तो जुलाहों और कोरियों को अपनी अपनी दुकानें सजाए बैठे देखा। सहसा एक वृद्ध कौरी ने आकर रतन सिंह को सलाम किया। रतन सिंह चौंक कर बोले, राम टहल, तुम अब कहाँ हो? राम टहल को श्री संपन्न था। उसके अंग अंग से आत्मसम्मान की आभा झलक रही थी। आंखों में गौरव ज्योति थी। रतन सिंह को कभी अनुमान न हुआ था कि अस्तबल साफ करने वाला बुढ़ा राम टहल इतना सौम्य, इतना भद्र पुरुष है। वह बोला, सरकार, अब तो अपना कारोबार करता हूँ। जब से आपकी गुलामी छोड़ी तब से अपने काम में लग गया। आप लोगों की निगाह हम गरीबों पर हो गई, हमारा भी गुजारा हो रहा है। नहीं तो आप जानते ही हैं किस हालात में पड़ा हुआ था। जात का कोरी हूँ, पर पापी पेट के लिए चमार बन गया था। रतन, तो भाई अब मुंह मीठा कराओ। यह बाजार लगाने की मेरी ही सलाह थी। बिक्री तो अच्छी होती है। राम टहल, हाँ सरकार, आजकल खूब बिक्री हो रही है। माल हाथों हाथ उड़ जाता है। यहाँ बैठते हुए 1 महीना हो गया, पर आप लोगों की कृपा से 4 पैसे थे, वे बेबाक हो गए। भगवान की दया से रूखा सूखा भोजन भी दोनों समय मिल जाता है, और क्या चाहिए। मालकिन की सुहाग की साड़ी का होली में आना कहिए और बाजार का चमकना कहिए। लोगों ने कहा, जब इतने बड़े आदमी होकर ऐसे सगुन की चीज़ की परवाह नहीं करते तो फिर हम विदेशी कपड़े क्यों रखें। जिस दिन होली जली है उसके 2-3 दिन पहले ही सरकार इलाके पर चले गए थे।
उसके पहले ही भी सरकार कई दिनों तक घर से बहुत कम निकलते थे। मैं तो यही कहूँगा कि सारी माया उसी सुहाग की साड़ी की है। इतने में एक अधेड़ स्त्री गौरा के सामने आकर बोली, बहू जी मुझे तो भूल तो नहीं गई। गौरा ने सिर उठाया तो सामने केसर मेहरी खड़ी थी। वह सुंदर साड़ी पहने हुए थी, हाथ पांव में मामूली गहने भी थे, चेहरा खिला हुआ था। स्वाधीन जीवन का गौरव एक एक भाव से दिखाई पड़ रहा था। गौरा ने कहा, इतनी जल्दी भूल जाऊंगी? अब कहाँ हो? हमें लौटने भी न दिया, बीच में ही उड़ भागी। केसर, क्या करूं सरकार, अपना काम चलते देखकर सब्र न हो सका। जब तक रोजगार न चलता था तब तक लाचारी थी। पेट के लिए सेवा टहल कर्म कुकर्म सब करना पड़ता था। अब आप लोगों की दया से हमारे भी दिन लौटे हैं। अब दूसरा काम नहीं किया जाता। अगर बाजार का यही रंग रहा तो अपनी कमाई खाए न चुकेगी। यह सब आपकी साड़ी की महिमा है। उसकी बदौलत हम गरीबों के कितने ही घर बस गए। 1 महीने पहले इन दुकानदारों में से किसी को रोटियों का ठिकाना न था। कोई साइसी करता था, कोई ताशे बजाता था, यहाँ तक कि कई आदमी महतर का काम करते थे। कितने ही भीख मांगते थे। अब सब अपने धंधे में लग गए हैं। सच पूछो तो तुम्हारी सुहाग की साड़ी ने हमें सुहागिन बना दिया, नहीं तो हम सुहागिन होते हुए भी विधवाएं थीं। सच कहती हूँ, सैकड़ों जवानों से नित्य यही दुआ निकलती है कि आपका सुहाग अमर हो, जिसने हमारी राण जात को भी सुहाग दान दे दिया। रतन सिंह एक दुकान पर बैठकर कुछ कपड़े देखने लगे। गौरा का भावुक हृदय आनंद से पुलकित हो रहा था। उसकी सारी अमंगल कल्पनाएं स्वप्नवत विच्छिन्न होती जाती थीं। आंखें सजल हो गई थीं और सुहाग की देवी नेत्रों के सामने खड़ी आंचल फैलाकर उसे आशीर्वाद दे रही थी। उसने रतन सिंह को भक्तिपूर्ण आंखों से देखकर कहा, मेरे लिए भी एक साड़ी ले लो। जब गौरा यहाँ से चली तो सड़क पर बिजलियां जल चुकी थीं। सड़कों पर खूब प्रकाश था। उसके हृदय भी आनंद के प्रकाश से जगमगा रहा था। रतन सिंह ने पूछा, सीधे घर चलूं गौरा? नहीं, छावनी की तरफ होते चलो। रतन, बाजार खूब सजा हुआ था। गौरा, यह जमीन लेकर एक स्थायी बाजार बनवा दो। स्वदेशी कपड़ों की दुकानें हों और किसी से किराया न लिया जाए। रतन, बहुत खर्च पड़ेगा। गौरा, मकान बेच दो, रुपए ही रुपए हो जाएंगे। रतन, और रहें पेड़ तले? गौरा, नहीं, गांव वाले मकान में। रतन, सोचूंगा। गौरा, जरा देर में। इलाके भर में खूब कपास की खेती कराओ। जो कपास बो उसकी बेगार माफ कर दो। रतन, हाँ, तदबीर अच्छी है, दूनी उपज हो जाएगी। गौरा, लकड़ी बिना दाम के दो तो कैसा हो, जो चाहे चरखा बनवाने के लिए काट ले जाए। रतन, लूट मच जाएगी लूट। गौरा, ऐसी बेईमानी कोई ना करेगा। जब उसने गाड़ी से उतरकर घर में कदम रखा तो चित्त शुभ कल्पनाओं से प्रफुल्लित हो रहा था, मानो कोई बछड़ा खूंटे से छूटकर किलोलें कर रहा हो।